ये सब मुसलमान को ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आपने छुआछूत में फंसा दिया, तो सब लोग मुसलमान बन गए, क्योंकि मुसलमान में छुआछूत नहीं था। जब तक कोई जुर्म साबित नहीं, आप कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, उसके पहले आप किसी का घर गिरा दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दोपहर की नंबर 1 डिबेट आप देख रहे हैं। 2024 चुनाव के पॉलिटिकल अखाड़े में ऐसा लगता है कि कट्टरपंथी भी कूद पड़े हैं। अब बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने दलितों को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर अब वो विवादों में आ गए। चर्चा भी करेंगे आज उन पर हम। अब सियासी संग्राम इस पर छिड़ गया है। इस बयान के बाद जेडीयू और बीजेपी अब आमने सामने आ गए। अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं? अशोक चौधरी के मुताबिक देश के 90% मुसलमान कन्वर्टेड हैं और हिंदू धर्म छोड़कर देश के दलित मुसलमान बन गए क्योंकि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से परेशान थे। तो दूसरी तरफ यूपी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक बार फिर जहरीला और भड़काऊ बयान दिया है और मुस्लिम समुदाय को भड़काने की एक बार फिर गलत कोशिश की है। इस मसले पर हम अपने मेहमानों से खास बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा। 2024 का रण जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नेता वोट बैंक की सियासत में भड़काऊ बयानबाजी और समुदाय विशेष को साधने की हर मुमकिन कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पहले विरोधियों ने पिछड़ी जातियों को लेकर रामचरितमानस पर विवाद खड़ा किया और अब इसी एजेंडे पर चलते हुए नीतीश कुमार के एक और मंत्री, जिनका नाम है अशोक चौधरी, इन्होंने अपने बयान से एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है और पिछड़ी जातियों के वोट को कैश करने की नई चाल चल दी है। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था से तंग आकर पिछड़ी जातियों के लोगों को मुसलमान धर्म अपनाने का दावा कर दिया। मुसलमान कर रहे हैं, लंदन से मुसलमान आए हैं, अमेरिका से मुसलमान आए हैं। ये सब मुसलमान को ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आपने छुआछूत में फंसा दिया, तो सब लोग मुसलमान बन गए, क्योंकि मुसलमान में छुआछूत नहीं था। उन लोग बौद्धिस्ट बन गए। ये सब तो दलित लोग हैं। ज्यादा 90% तो मुसलमान इस देश में कन्वर्टेड हैं। कोई अफगान से आए हैं ये लोग मुसलमान। ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सब ऐसे ही हवा पानी बनाते रहते हैं। अशोक चौधरी ने इधर बयान दिया, उधर बीजेपी हमलावर हो गई, तो अपने नेता के समर्थन में जेडीयू भी मैदान में उतर आई। तो इस बयान को तोड़ मरोड़ कर देखने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, भाजपा के लोग फिर से हिंदू मुसलमान का एंगल देने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का एजेंडा ही यही है कि कैसे तनाव पैदा हो और उनको राजनीतिक लाभ मिले। ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत सारे, ये ठीक है, 90% की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मूल कारण था जब मुगलों का आक्रमण हुआ, जब विदेशियों का आक्रमण हुआ और उन्होंने फोर्स किया कि या तो तुम हमारे धर्म में आ जाओ और नहीं तो तुम्हें प्रताड़ित करेंगे। उसके प्रभाव से, उसके डर से बहुत सारे मुस्लिम समाज ने कन्वर्ट किया और भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद जो कुछ हुआ वहाँ पे ज़्यादा अनुसूचित जाति के समाज रह गए थे और उनको पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ज़बरदस्ती उसको कन्वर्शन तो कराया गया, ये भी सच है। विरोधियों का भड़काऊ एजेंडा सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है। यूपी टू बिहार सियासी रण जारी है। एआईएमआईएम नेता शौकत अली एक बार फिर अपनी जहरीली जुबान से भाषा की मर्यादा लांघते नजर आए। एक मंदिर में घंटा बजाने वाला मंदिर का पुजारी उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है और वो जो कह देता उसके मुंह से निकली हुई बात कानून बन जा रही है ना? घर गिरा तो गिर गया, फिर कहाँ कानून का राज है, फिर कहाँ अदालतें हैं? है कि नहीं भाई? आप जब तक कोई जुर्म साबित नहीं, आप कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, उसके पहले आप किसी का घर गिरा दे रहे हैं इल्जाम की बुनियाद पर। तो फिर ऐसे बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जिन पर इल्जाम है। खुद हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनके ऊपर कई मुकदमात हैं। सवाल उठता है कि क्या विरोधियों ने 2024 के चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम एजेंडा सेट कर लिया है? क्या रामचरितमानस के विरोधियों का नया प्रोपेगेंडा एंटी हिंदू एजेंडा है? क्या नीतीश तेजस्वी का गठजोड़ और यूपी में एजेंडा हिंदू वोटों में तोड़फोड़ है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। बिना किसी देरी के मेहमानों से बात करते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए विनोद शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी के हैं हमारे साथ में।
मुफ्ती शमून कासमी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंजुम आरा जी प्रवक्ता जेडीयू के, दानिश कुरैशी जी प्रवक्ता AIMIM और अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद शर्मा जी, ये हो क्या रहा है, पहले ये बताइए किस तरह की बयानबाजी यहाँ पर हो रही है और क्या ये 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है क्या कुछ लोगों की? हाँ चाहेगा बोलो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास में विश्वास करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है और हम उसी लाइन पर काम कर रहे हैं। राजनीति जदयू या राजद के लोग कर रहे हैं या और दलों के लोग करते हैं। अशोक चौधरी जी ने जो बयान दिया है वही कहावत है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। क्योंकि ट्रेनिंग अशोक जी की कांग्रेस पार्टी की रही है, वही संस्कार रहा है। भागलपुर का दंगा अभी भी विश्व नहीं भूला है, भारत नहीं विश्व कांग्रेस शासन काल में हुए थे। राजद शासन काल में सबसे ज्यादा दंगे हुए बिहार में। आज बता दे कोई पूरे देश में, भारत में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कोई एक दंगा वैसा हुआ हो? कहीं नहीं होगा। सभी लोग अमन और चैन से रह रहे हैं। किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के हों, सभी को काम करने का कभी अपना अधिकार मिल रहा है। और जो भी राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्रभक्त है, जो हमारे देशवासी हैं, उन्हें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी के रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सही बात है कि मुसलमान कन्वर्टेड हैं, लेकिन आक्रांताओं के चलते, बाबर और मुगल आक्रांता जो आए थे, जबरन परिवर्तन करवाया था, सब लोग जानते हैं। और उसी का आज जो लोग है वंशज है हमारे साथ हैं। ठीक है, ये आपकी तरफ से ये स्पष्ट हो गया। अंजुम आरा जी, क्या 2024 के लिए हिंदू मुस्लिम एजेंडा सेट कर लिया गया है, तैयारी हो गई है? ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बातें आ रही हैं और जिस तरह से नैरेटिव सेट है और जिस तरह से सारी चीजें डिस्कशन हो रही है, तो ये सेट करने की भारतीय जनता पार्टी का तो ये एजेंडा सर्वविदित है और कोई नया सेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम का ही एजेंडा रहा है और इसी एजेंडे पे ये आवाम के बीच में जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कुछ नया सेट करने की जरूरत है। ये अपने ही एजेंडे पे। तो अशोक चौधरी जी को इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी अंजुम जी? फिर से बोलेंगे, आवाज नहीं। अशोक चौधरी को इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी कि ब्राह्मणवाद की वजह से 90% लोग कन्वर्ट हुए? बिल्कुल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी जाइए अंजुम जी से मैं पूछ रहा हूँ। विनोद शर्मा जी, एक निर्णय लिया गया और उसी पे ये 2 दिन से पूरे बिहार में एक माहौल बना हुआ है धार्मिक बातों को लेकर के, कि एक निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा कि मुस्लिम जो रमजान पहले वो आएंगे और 1 घंटा वो पहले जाएंगे। और जिस तरह से बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जाने लगा, तो उन्हीं बयानों के तो मतलब बीजेपी की खींच निकालने के लिए ये कहा गया, नहीं बीजेपी की खींच निकालने के लिए कहा गया कि ब्राह्मणवाद की वजह से 90% जो दलित थे वो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। नहीं, ये खींच नहीं, खींच शब्द इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेताओं को चेहरा दिखाया गया कि आप मुसलमान अगर कह रहे हैं तो ये मुसलमान कोई लंदन और अमेरिका के नहीं है, उनका भी डीएनए यही इसी हिंदुस्तान का है, उनकी भी रगों में इसी हिंदुस्तान की खून है और उनका भी जिस्म इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में बना हुआ है। नहीं तो ये ब्राह्मणवाद वाली बात क्यों आई? ये बताइए ना, ब्राह्मणवाद वाली बात क्यों आई? ये तो आपने चुन लिया कि हमें इनके पास जाना है, इनका वोट लेना है। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, मजहब जो कन्वर्जन की बात है, तो उन्होंने कहा कि उस टाइम शोषण था। अच्छा ये बताइए कि नहीं, हम नहीं बता रहे, आप बताइए पहले कि वो नाम क्यों लिया। हमारे संविधान में हरिजन एट्रोसिटीज एक्ट, सो मेनी एट्रोसिटीज के अगेंस्ट में एक्ट क्यों बने हैं? वो एट्रोसिटीज किसके द्वारा किया जाता था? मतलब आप अपने स्टैंड पे कायम हैं, आप अपने स्टैंड पर कायम हैं। आपका ये कहना है कि मुगलों की वजह से, उनके दमन की वजह से, उनके क्रूरता की वजह से नहीं किया, ये ब्राह्मणवाद ये जो है उसकी वजह से ये कन्वर्ट हुआ। आप भी अपने स्टैंड पर कायम हैं, आप भी ये कह रही हैं। मैं बिल्कुल, आपने दूसरे एक्ट का हवाला दिया, तो यानी आप अपनी बात पर हैं। अगर एट्रोसिटीज नहीं होती, चलिए ठीक है, हमारे संविधान में सो मैंने अच्छा, मतलब जेडीयू आरजेडी का एजेंडा क्लियर है यहाँ पर। अब आपने भी उस पर ठप्पा लगा दिया। चलिए ठीक है, अब मैं जरा यहाँ पर बात कर लेता हूँ। हमारा एजेंडा सिर्फ विकास का, मुफ्ती शमून कासमी जी, कुछ भी नहीं। मुफ्ती शमून कासमी जी, क्या आप भी ये मानते हैं जो चौधरी साहब ने कहा, ये सही है, लगता है आपको? देखिए हिमांशु जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इस वक्त देश के अंदर ये जो हिंदू और मुसलमानों की, और जैसे अभी शौकत साहब कह रहे थे कि एक घंटा बजाने वाला आदमी उसके मुंह से निकला हुआ जो है वो कानून बन जाता है,
ये इस तरह की गैर ज़रूरी जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है वो इनकी बौखलाहट है। आज देश का मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ता हुआ जा रहा है और देश के अंदर जो सरकार का कर्तव्य है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, उसकी तरफ सरकार निरंतर अपना काम कर रही है। जिस तरह से कच्चे मकान पात्र लोगों को मिले उसमें मुसलमान भी हैं, अगर हिंदू भाई हैं तो मुसलमानों को भी उनकी पात्रता के हिसाब से मिले। इसी तरह से जो और योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं में मुसलमानों को भी लाभ मिला। और सबसे बड़ा जो रोड हमारे, जो सड़कें हमारे देश के अंदर जो एक जाल फैला है कि कहीं को भी चले जाएं तो उसमें मुसलमान भी चलता है, हिंदू भी चलता है। तो आज देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब वो नीचे से निकल करके आए हैं, गरीब घर से निकल के आए, तो जितने ये राजघरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं इन्हें परेशानी हो रही है। अच्छा। परेशानी ये हो रही है कि एक गरीब आदमी ने सबका दिल जीत लिया। आज मुसलमानों को उतना ही मौका मिल रहा है जितना अन्यों को। तो इन्होंने इस तरह का एक हरबा इस्तेमाल किया कि मुसलमानों को वर्गलाएं कि कहीं नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, हमें यह नहीं करने दे रहे हैं। अरे ईश्वर की से प्रार्थना करने का कौन, रोकने का कौन साहस करता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री तो खुद ये कहता है कि एक हाथ में मुसलमानों के कुरान हो और एक हाथ में साइंस हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। और उनकी अनेकों बार उन्होंने कुरान का हवाला दिया है, और कुरान तो ईश्वरीय वाणी है। कौन वेद है, कुरान है, जितने भी ये ग्रंथ हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि अज्ञानता के कारण लोग जो है इस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसी सरकार। दानिश कुरैशी जी, क्यों शौकत साहब को ऐसी बातें कहने की जरूरत पड़ती है? अज्ञानता है क्या ये? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको। दरअसल दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ हिमांशु जी, देश में सुबह से लेकर शाम तक पॉलिटिक्स का एपिसेंटर जो है वो मुसलमान है। चाहे जेडीयू बात करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी बात करे, या और कोई भी सो कॉल्ड सेक्युलर दल बात करे। होता क्या है, चुनाव के नाम पे अब आप मुझे ये बताइए कि आज के दौर में जब भारत में लोकतंत्र नाफिज है, सन 47 के बाद भारत आजाद है, सरकारें स्वतंत्र भारत की सरकार काम कर रही है, तो ये चर्चा का विषय ही क्या है कि कितने साल पहले कौन कहां था या कौन किस मजहब में था। इससे आज की कोई परिस्थिति में बदलाव आने वाला है? जैसा कि अभी हमारे कोई एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि सबको समान हक मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। 2 करोड़ रोजगार के वादे में जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला उसमें अकेले हिंदू थोड़ी है, बेचारे मुसलमान भी है। उत्तर प्रदेश में भी बिजली नहीं है तो उस बिजली में सोलर सिस्टम से, पैनल से जो मोबाइल चार्ज कर रहे हैं उसमें सारे फोन चार्ज करने वाले अकेले हिंदू थोड़ी है, मुसलमान भी हैं। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में लैपटॉप, जहां पूरे उत्तर प्रदेश में आज बिजली का संकट घिरा पड़ा है। और बातें देखिए आप इनकी। दिक्कत क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक मुसलमानों को कोसना, मुसलमानों के खिलाफ राजनीतिक बात करना, या आजादी से पहले 500 साल पहले ये हुआ था, 700 साल पहले। अरे आज की रेलेवेंसी में बात करिए। आज भारतीय जनता पार्टी और उसके राज्यों में रही हुई सरकार जिस तरह से अपने अपने राज्यों को मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं दानिश जी, दानिश कुरैशी जी, आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, समझता भी हूं। लेकिन मुझे ये बताइए, जो शौकत साहब जिस तरह से बोल रहे हैं, ये भी तो एक तरह से बरगलाना हुआ मुसलमानों को। अच्छा, ये बरगलाना हुआ। और मैं आपको बताता हूँ, गुजरात के अंदर में अभी आप देख लीजिए, अतिक्रमण के नाम पर दरगाहें, मज़ारें, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। इसके अलावा और कोई धार्मिक स्थान नहीं मिले, जबकि अनकरीब मेरा मानना है 60,000 से ज्यादा गैर कानूनी धार्मिक स्थान है पूरे गुजरात के अंदर में, जिसका लिस्ट, जिसका पूरा ब्यौरा सरकार को पे पहुंच चुका है। बावजूद उसके काम नहीं हो रहा। आप मुझे ये बताइए, दूसरे तरफ की बात, कानून व्यवस्था आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल वो हजम नहीं हो रही। दिक्कत क्या है कि शौकत साहब का जो स्टेटमेंट है, आप ही के चैनल पे कोई पैनलिस्ट कह रहे थे प्रो भाजपाई कि भाई कहने का जब भावार्थ होता है, शायद मेरे ख्याल से हमारे अतीकुर रहमान साहब मौजूद थे उस डिबेट में, मुझे याद है कि कहने का मतलब ये होता है कि आपने कह दिया कि गोली मारो सालों का मतलब गोली नहीं होता है कि गोली नहीं मार दी जाएगी। तो दिक्कत क्या है कि अच्छा देखिए, चाहे कोई भी हो, अगर किसी ने गलत कहा है, अगर उसने गलत कहा है तो गलत को गलत कहने में क्या दिक्कत है? हिमांशु जी, मेरी बात सुन लीजिए। दिक्कत क्या है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए जो बात कही गई है उसमें देखिए आपको अजान से प्रॉब्लम है। इतने सालों में कभी अजान से प्रॉब्लम नहीं हुई थी, 8 सालों से अजान से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। आप वो माइक उतरवाएंगे, आप अकेले मस्जिदों के माइक उतरवाएंगे, तो मतलब यही है कि वो पर्सनल लिया जा रहा है और इसीलिए शायद इस तरह की बातें की जा रही है, क्योंकि वो सारी चीज आपके दिल पर चोट लगी है। और यही चीज आप कहते हैं कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हर जगह हरा हरा दिख रहा है, हर जगह मुस्लिम दिख रहा है ना। सुनिए कॉलर हैं अतीकुर रहमान जी, ये जो बयानबाजी हो रही है, दोनों बयानबाजी आपने सुनी,
आप किस नजरिए से इसे देखते हैं, क्या कोशिश करना चाह रहे हैं ये लोग? देखिए, मामला तो हिमांशु जी है कि पॉलिटिकल सारे मामले हैं, 2024 भी आ रहा है। हाँ। लेकिन जो बात कही गई है कन्वर्जन को लेके, इसमें हमको और रोशनी डालने की जरूरत है। हाँ। क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मैं एक किताब का हवाला देना चाहूंगा। डॉक्टर रफीक जकरिया ने एक किताब लिखी है, द वाइडनिंग डिवाइड एंड इनसाइट इनटू हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, जिसमें हिंदू कन्वर्ट क्यों होते थे मुगलों के जमाने में, इसकी उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है। 2-4 पॉइंट उजागर करना इस पे जरूरी है। जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो बादशाहों को रिझाने के लिए, कुछ जमीनें हासिल करने के लिए, उनसे कुछ फेवरेबल ट्रीटमेंट पाने के लिए कन्वर्ट हो जाते थे, ताकि बादशाह सलामत खुश होकर उनको जमीनें दे दी। जो मुलाजिम होते थे कोर्ट के, वो कन्वर्ट हो जाते थे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स लेने के लिए। ये बात हकीकत है कि एक बहुत बड़ा समुदाय जो था वो इक्वालिटी के नाम पर कन्वर्ट होता था। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हिमांशु जी, आरसी मजूमदार का हवाला दे रहे हैं डॉक्टर रफीक जकरिया इस किताब के अंदर, और आरसी मजूमदार लिख रहे हैं कि मुगलों के जमाने में शरिया लॉ लागू नहीं था। इसीलिए लागू नहीं था क्योंकि कोई भी मुगल जमाने में कोई ऐसा तत्व फैक्ट नहीं मिलता है जहां पर शरिया लॉ के अनुसार चोरी करने पर हाथ काट दिया जाता हो। जो नॉर्मल कानून होते थे उसी के तहत हिंदू मुसलमान दोनों का ट्रीटमेंट होता था, सजाएं मिलती थी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कन्वर्जन से रिलेटेड, कि साउथ इंडिया में इस्लाम आया स्टार्टिंग में, तो सबसे ज्यादा अगर साउथ इंडिया के अंदर मुसलमान पाए जा रहे हैं तो वहां पहुंच जा रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत और मुगल रूल कहाँ रहा हिमांशु जी? वो नॉर्थ इंडिया में सेंटर और एपी सेंटर रहा मुगल रूल का। अच्छा। तो अगर कन्वर्जन बाय फोर्स होते तो आज पूरा काओ बेल्ट और हिंदी बेल्ट मुसलमान होता, जो कि नहीं है। ये इस बात को साबित करता है कि कन्वर्जन फोर्सफुल नहीं हुआ करते। हाँ, चलिए ठीक है, ये तो आपने बहुत बारीकी से और मतलब बहुत गहराई में जाके समझा दिया। लेकिन एक बयानबाजी जो बार बार यहां पर की जा रही है, और बिहार में से ही ये सारी चर्चा हो रही है, इसीलिए विनोद शर्मा जी से पूछना जरूरी है। विनोद शर्मा जी, मकसद यहां पर क्या है नीतीश बाबू का, तेजस्वी जी का? क्योंकि पहले चंद्रशेखर का बयान जो आया वो भी सबने सुना, अब चौधरी साहब हैं वो भी सबने सुना, तो इसका सामना कैसे करेंगे आप? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो स्पष्ट कह दिए हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। आज हमारे साथी जो बात कर रहे हैं वो बता दे कि आयुष्मान भारत में कहीं भेदभाव हुआ है? अन्न जो गरीब कल्याण योजना अन्न का है उसमें कहीं चेहरे देख के दिया गया है? उज्ज्वला गैस योजना हो, किसी में चेहरे देख के दिया गया? दानिश जी बताइए कहां भेदभाव हुआ, पूछ रहे हैं विनोद शर्मा। लेकिन दूसरी बात, अशोक चौधरी जी का जो बयान है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन में अशोक चौधरी से बड़ा ब्राह्मण बिहार में कोई नहीं है, पारिवारिक स्तर पर भी। और जितना पूजा अशोक चौधरी सुबह से शाम तक करते हैं, कोई नहीं करता इस बिहार में। लेकिन निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो एक्शन प्लान अभी है, जो जातीय रंग देने का है बिहार में, उसके तहत ये काम कर रहे हैं। अभी 2-3 आदमी बहुत मुख्य है नीतीश जी के, जिसमें अशोक चौधरी उस नंबर में आते हैं। और कहीं न कहीं से हम लोग को पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री कहने पर इस तरह की बातें की। अंजुम जी, कोई गाइडलाइन जारी हुई है क्या? अंजुम जी, कोई गाइडलाइन जारी हुई है क्या ऊपर से, दिशा निर्देश, पट्टिका? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नहीं, ये अंजुम जी से पूछ रहा हूं मैं। सारे प्रवक्ताओं के बयान इसी तरह के उनके आने लगे, क्योंकि ये शर्मा जी कह रहे हैं अंजुम जी कि देखिए चौधरी साहब टीका लगा के ऐसी बातें कर रहे हैं। और सबका विश्वास, और इनके नेता अभी 2 दिन पहले की बात है, इनसे पूछा जाए, बहुत बुलंद आवाज में कहा था कि मुसलमानों से उनका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। जिस पार्टी के, जिस दल के नेता संविधान द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट को छीनने की बात करता है, वो बैठ करके यहाँ प्रवचन दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, चेहरे 2 हैं इनके, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। पूछिए कि संविधान में जो हमारे अधिकार है मुसलमानों के, इन्होंने कहा कि वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। ये किस हैसियत से ये कहते हैं इस बात को? दूसरी बात, अगर आप कह रहे कोई फरमान जारी, तो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा सिर्फ एक ही फरमान होता है, वो होता है विकास के लिए, 7 निश्चय और 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए। जनता दल यूनाइटेड में और हमारे नेता नीतीश कुमार
कभी भी हिंदू मुस्लिम जैसी राजनीति को या डिबेट को उन्होंने कभी अप्रिशिएट तो आपके नेता क्यों करते हैं? कड़े शब्दों में अरे सुनिए ना, आपके मंत्री क्यों करते हैं अंजुम जी? आपके मंत्री क्यों करते हैं? फिर इस तरह की बात की चर्चा शुरू हो जाती है। आज क्यों जब फंडामेंटल राइट हमारा है वोटिंग राइट, उसको कर्टेल करने की, छीनने की बात की जाएगी तो हकीकत से चेहरा दिखाया जाएगा ना। अरे मेरे को अंजुम जी, आप देखिए, आप ट्रैक को मोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन पायलट में हूँ लड़ा रहूंगा। मुझे ये बताइए, पहले मानस पर, उसके बाद अब ब्राह्मणवाद, ये सारी बातें ये क्यों? मैंने सिर्फ इतना पूछा कि ऊपर से ऐसा कुछ है कि किस वोट बैंक पर फोकस करना है? हिमांशु जी, सबसे बड़ी बात है ब्राह्मण मुस्लिम हिंदू, ये दूसरे नंबर की बात। सबसे पहले भारत का नागरिक और हमारा फंडामेंटल राइट। आप भी उस बात पे अड़िए, मैं भी यहाँ पर अड़ा हूं कि भाई ऐसे बयान क्यों? ये जी चंद्रशेखर जी का एक सप्ताह का, अशोक चौधरी जी का एक सप्ताह का पहले का बयान हिमांशु जी देखिए, चंद्रशेखर के खिलाफ दिया था, मंत्री के खिलाफ। अच्छा मुफ्ती जी, क्या ये वाकई ये सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है? मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि ये भेदभाव की बात की गई कि वाकई दबाया जाता है, वाकई भेदभाव किया जाता है, सरकार की तरफ से भेदभाव किया जाता है। और बहुत से मैंने नेताओं को ऐसे देखा, AIMIM के ज्यादातर ऐसे नेता हैं कि वो आएंगे तो ऐसा कर देंगे, कब तक रहेंगे, चले जाएंगे, फिर तो हम हैं। मतलब मुसलमानों को दबाने की कोशिश हमेशा ये जताया गया है सरकार की तरफ से। अब देखिए हिमांशु जी, 2014 में प्रधानमंत्री, जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आते हैं, तो उससे पहला एक लंबा पीरियड जो है वो एक बड़ी पार्टी को मिला। 60 साल लगभग सरकार रही उनकी, कमोबेश। और उन 60 सालों के अंदर या अन्य जो पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा, यानी ये समझिए कि इतने फसाद हुए हैं, लगभग 25 लाख से ज्यादा हिंदू और मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं हिंदू मुस्लिम राइट के अंदर। आज जब से ये सरकार आई है तो एक यही बात कही गई थी, ये वर्गलाया गया था आरएसएस का नाम लेकर के और बीजेपी का नाम लेकर के, मुसलमानों को भरमाया गया और कहा गया तुम्हारी नागरिकता खत्म कर देंगे, ये तुम्हें यहां से निकाल देंगे। आज जितनी अच्छी सरकार चल रही है, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, देखिए अभी आप ये देखिए, अगर हिंदू और मुसलमानों को सबको कितना फायदा होता है। अभी हमारे पड़ोस में हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर, वहां के मुख्यमंत्री ने 3 सिलेंडर फ्री किए। हाँ, ये पॉइंट टू पॉइंट तुरंत बात करता हूं। दानिश जी, ये बताइए, बार-बार ये डर क्यों दिखाया जाता है कि ये मुसलमानों का हक छीन रहे हैं? जो 3 सिलेंडर, मैं पूरा कर दूं जरा, 3 सिलेंडर जो हैं, क्या वो हिंदुओं को मिलेंगे, मुसलमानों को नहीं मिलेंगे? तो मैं कहता हूं कि जब पुष्कर सिंह धामी ने, और जैसे हमारे योगी जी और जितने लोग हैं, बगैर किसी भेदभाव के सारे काम हो रहे, तो मुसलमान धारा से जुड़ रहा है, तो इन्हें परेशानी हो रही है। कुछ बोलूं? हाँ, देखिए हिमांशु, मैं आपको बिल्कुल साफ बात बता दूं। दरअसल हमारा संविधान जो है, दस्तूर जो है हमारे मुल्क का, वो गारंटी देता है सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इक्वालिटी। मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से ये पूछ के बता दीजिए कि उनके पास कितने सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में इलेक्ट। आप मुझे ये बता दीजिए कि कितनी विधानसभाओं में कितने एमएलए हैं। दिक्कत क्या है कि ये बातें करते हैं वेलफेयर योजनाओं की कि इनको मिला, उनको नहीं मिला। तो मैं तो कह चुका हूं कि नोटबंदी से अकेले हिंदुओं की कमर नहीं टूटी है, मुसलमानों की भी कमर टूटी है। पकोड़े बनाने का सजेशन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और देश के प्रधानमंत्री जी ने अकेले हिंदुओं को नहीं दिया, मुसलमानों को भी दिया है। नहीं तो योजनाओं का लाभ तो सबको मिल रहा है, नुकसान होता है तो सभी का होता है। सुनिए, है ना? यही तो मैं कह रहा हूं कि आप जो बातें करते हैं ना कि एक हाथ पे लैपटॉप, अरे भैया पहले बिजली दे दो, एक घर में पूरी तरीके से ठीक तरीके से बिजली दे दो, तो ये सबके लिए बोला करिए ना। यही क्यों बोला जाता है बार बार कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो सिर्फ आप लोगों को फोकस कर रहे हैं। ये बात गलत होती है ना। अतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गलत है, मैं बताऊं आपको। कहां? 10 सेकंड दीजिए, मैं बताऊं। 10 सेकंड दीजिए, फिर अतीक जी के पास जाना, वक्त कम है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास, मेरी बात समझिए, अमूमन जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मोर देन 40% उसके अंदर में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले। किसी के घर बुलडोजर चलने का सुना? क्रिमिनल की बात आप ऐसे कर रहे हैं, आप ही के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं खुले मंच पर कि वो क्रिमिनल से कम नहीं होंगे। हालांकि केस वो सब धार लगाने नहीं, खुलेआम कैसी बयानबाजी होती है, धमकाते हैं, वो क्रिमिनल वाली भाषा नहीं होती है, वो क्रिमिनल वाली भाषा नहीं होती है। जो मंच से खुलेआम कहते हैं कि हटा दो फिर देख लेंगे, हटा दो फिर देख लेंगे, वो क्या है? वो क्रिमिनल नहीं है, वो सभी समाज की भाषा है। अच्छा, तो एफआईआर हुई उनके ऊपर? अरे वो चल, सुनिए फिर हुई उन पर। हाँ, एक मिनट, मैं वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए अतीक जी प्लीज अपनी बात रखें।
अतीक जी प्लीज। मैं वक्त बर्बाद नहीं करूंगा दानिश भाई। हाँ, मुफ्ती साहब को याद दिलाना चाहूंगा 1974 की एक पार्लियामेंट्री डिबेट है वाजपेयी जी के बीच में और मिसिस गांधी के बीच में, जहां मिसिस गांधी वाजपेयी जी से पूछ रही हैं कि क्या बात है जहां कहीं आरएसएस चीफ जाते हैं एक हफ्ते के अंदर वहां पर हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाते हैं। तो वाजपेयी जी जवाब देते हैं कि ये कोइंसिडेंस है। मिसिस गांधी उस पर कहती हैं कि ये एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है। मुफ्ती साहब आरएसएस ने सोचे के तहत मुसलमानों अतीक साहब आपका अनुभव आप अनुभवी आदमी है, ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है अगर चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता, अगर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता। आपने वाजपेयी जी का नाम लेकर के आप श्रीमती इंदिरा गांधी को जो सदन में होता है वो यहाँ नहीं करेंगे, जो सदन में होता है वो यहाँ नहीं करेंगे। वक्त है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।